Read the first question. The first question: if the width of the slit in a single slit diffraction experiment is doubled, स्लीट का विड्थ डबल किया है, मतलब समझो पहले था ए, बाद में किया है 2a, सिंगल स्लिट बोला है उसने, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हम विड्थ को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए बोलते हैं। ये विड्थ डबल किया है, देन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स, अगर विड्थ को डबल किया है तो सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे होगा। नाउ सिंगल स्लिट यहां पे वर्ड आया है, सिंगल स्लिट, ओके, एंड मैक्सिमम भी वर्ड आया है, ओके, सिंगल स्लिट एंड मैक्सिमम, ऐसे दो वर्ड्स यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे अब देखो, पहले विड्थ था ए, अगर उसको ट्वाइस कर दिया तो क्या होगा। नाउ देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, विड्थ का जो फॉर्मूला होता है इट इज एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ए। अब देखो ए कैसा हुआ है केस 2 में, ये केस 1 है, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डिवाइडेड बाय ए। अब देखिए यहाँ पे केस 2 में एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2a हुआ है, मतलब विड्थ के साथ ए का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब अगर ए बढ़ गया तो विड्थ कम हो जाएगा, मतलब जो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है वो ब्रॉड नहीं होगा, मतलब ए एंड डी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि पॉइंट देखिए, विड्थ एंड ए का रिलेशन देखिए, विड्थ एंड ए बढ़ गया है मतलब विड्थ कम होना है, मतलब पॉइंट कैसे होगा, शार्पर हो जाएगा। अब देखिए शार्पर भी दो केस में है। अब देखिए ऐसा बड़ा पॉइंट था, ये ब्रॉड अगर हो गया तो, ये और बड़ा हो गया तो ये फेंट हो जाएगा, और ये जो ऐसा पॉइंट था ये और छोटा हो गया तो ये और ब्राइट हो जाएगा, ओके, ब्राइट हो जाएगा या फिर उसको हम बोलेंगे शार्प हो जाएगा। तो उस हिसाब से दिस पॉइंट विल बिकम शार्पर एंड ब्राइटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शार्पर एंड ब्राइटर। देखिए यहाँ पे सीधी बात, अगर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है तो W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है, ओके। अब देखिए W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2A हो गया, क्योंकि उसने A ट्वाइस कर दिया। अब देखिए A ट्वाइस हो गया मतलब विड्थ कम हो गया। अब देखो ऐसा ब्राइट पॉइंट मेरे पास था, सेंट्रल मैक्सिमम था, इसका विड्थ और कम हो गया है, मतलब इसका ब्राइटनेस और बढ़ेगा ना, इसका ब्राइटनेस और बढ़ेगा, ये ब्राइटर हो जाएगा, ऐसा बड़ा जो पॉइंट है इसको अगर छोटा किया तो और ब्राइटर हो जाएगा और शार्पर भी ये हो जाएगा। याद रखो, अगर पॉइंट बड़े से छोटा हो रहा है तो ब्राइटर एंड शार्पर हो जाता है, एंड इससे और बड़ा हो रहा है पॉइंट, देखिए ये पॉइंट था, इससे अगर और बड़ा हो गया तो ये ब्रॉडर हो गया एंड फेंट होना पड़ेगा इसको, ये क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, ओके। देखिए पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट से अगर छोटा हो गया तो ब्राइट हो जाता है और शार्प हो जाता है, ओरिजिनल पॉइंट से अगर बड़ा हो गया तो ब्रॉड हो जाता है, पर उसके साथ वो फेंट भी हो जाता है। तो ये तरीका आप यहाँ पे बस याद रखो, दो रिलेशंस, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये रिलेशन यहाँ पे यूज किया गया है, पॉइंट बड़ा हुआ तो फेंट होगा एंड ब्रॉड होगा, छोटा हुआ तो शार्प होगा एंड और ब्राइट हो जाएगा। In Young's double slit experiment, the fringe width of light of wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम wavelength है, fringe width है 3 mm. The fringe width when the wavelength of light changed to 4000 angstrom,
वेवलेंथ चेंज हो गया है, इसको हम बोलेंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, x1, इसके साथ आएगा x2। तो सेकंड फ्रिंज विड्थ मुझे निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। x का लैम्डा के साथ, x का लैम्डा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मुझे x2 फाइंड करना है। सो x2 बाय x1 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है 4000, लैम्डा 1 कितना है 6000, सो इट इज 2/3, मतलब x2 आएगा 2/3 इंटू x1। x1 दिया है उसने 3 mm, 3 कैंसल, ये बचा 2 mm। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 mm। इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत बार देखे हमने, ये आना चाहिए। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मास्टर फॉर्मूला x इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अ डबल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दिया है। द स्लीट आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये स्मॉल डी है। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब ये कैपिटल डी है। एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम इन रेडियन इज, 10th मैक्सिमम का एंगुलर पोजीशन निकालना है। अब देखिए डबल स्लिट का मैटर है पूरा का पूरा। यहाँ पे जो सेपरेशन दिया जाता है उसको स्मॉल डी बोलते हैं। स्क्रीन एंड सोर्स के बीच में जो सेपरेशन रहता है उसको हम कैपिटल डी बोलते हैं। ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा। उसने हमें पूछा है 10th मैक्सिमा का डिस्टेंस। ओके, एंगुलर पोजीशन पूछा है, एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा। ओके, अब देखिए मैक्सिमा का जो रिलेशन यहां पे आएगा, इफ यू रिमेंबर दिस थीटा इक्वल टू, देखिए अगर हम इसको सीधे सीधे सॉल्व करने गए तो इन टर्म्स ऑफ थीटा वी कैन सिंप्लीफाई इट। यहाँ पे n मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन से नंबर का है, आफ्टर दैट लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। एक्चुअली इसको हमने यूज किया है इससे पहले, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी। ओके, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी, यहाँ पे n था ना, पर n उस टाइम 1 था, इसलिए 1 हमें वहां पे रिफ्लेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सो थीटा इक्वल टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। सो थीटा आएगा n लैम्डा। अब देखो n कितना दिया है 10, लैम्डा दिया है उसने 6 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, अब देखिए स्मॉल डी जो होता है सेपरेशन हम उसको बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर दिया है। स्मॉल डी 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 10⁻⁻³ मीटर लिख सकता हूं बिल्कुल। सो ये 10⁻⁻3। अब देखिए देर इज नो नीड ऑफ द कैलकुलेशन, ऐसा आंसर हमें यहाँ पे करेक्ट करना है जिसमें 6 होगा। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसमें 6 है। इसको और आगे हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ऊपर 6 इंटू 10⁻⁻³ बच जाएगा यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻⁻3। तो नाउ यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा 10⁻⁻6 आएगा ना ऊपर, 10 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻6 बचना चाहिए, ये ऊपर 10⁻³ होना चाहिए। सो 6 इंटू 10⁻³ आना चाहिए, 6 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे ऑप्शन में गलती हुआ है, इट शुड बी 6 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन।
A slit of width d is illuminated by white light. The first minimum for red light. देखिए सिंगल स्लिट अगर होगा ना तो वो फ्रेजनेल की केस में फ्रानूपर डिफ्रैक्शन, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन, उस केस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अ सिंगल स्लिट, देखिए अ स्लिट ऑफ विड्थ d is illuminated by white light. The first minimum for red light. अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ दिया है, विल फॉल एट, एंगल भी दिया है, व्हेन डी विल बी. अब देखो मुझे यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है, सेपरेशन मुझे यहाँ पे स्लिट का विड्थ मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी. ये जो स्लिट का विड्थ है इस पे व्हाइट लाइट फॉल हुआ है, ओके, जिसका वेवलेंथ दिया गया है 6500 एंगस्ट्रॉम है, एंड थीटा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. नाउ यहाँ पे मुझे डी फाइंड आउट करना है. ए साइन थीटा, एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा होता है. एन देखिए 1 हो गया यहाँ पे, सो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा. अब मुझे ए यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसको इस एक्सपेरिमेंट में उसने डी बोला है. सो ए इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. ए इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द स्लिट, जिसको हम जनरली ए बोलते हैं, उसने यहाँ पे उसको डी बोला है. सो लैम्बडा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर दो. लैम्बडा कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 30 कितना आएगा, ये आएगा 1/2. सो ये हो जाएगा 13 इंटू 10⁻⁷. ओके, 13 इंटू 10⁻⁷. अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा. तो मेरा एक्चुअली यहाँ पे उसने ऑप्शन प्रॉपरली नहीं दिया है. इट शुड बी 1.3 माइक्रॉन. ये ऑप्शन होना चाहिए 1.3 माइक्रॉन. तो चलिए मैं इसको सीधे सीधे टिक कर सकता हूँ क्योंकि 13 इंटू 10⁻⁷ है. एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 and 3 है, दैट इज द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब देखिए मैं इसको माइक्रॉन में लिख सकता हूँ. मैंने इसको -1 दे दिया, ये हो गया 1.3 इंटू 10⁻⁶. अब देखिए स्मॉल डी कितना लिखूंगा मैं, 1.3 माइक्रोमीटर. सो 1.3 इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, now I am changing here problem type. Light is incident on glass surface at polarizing angle of 57.5 डिग्री. एक ग्लास सरफेस है, इस ग्लास सरफेस पे एक लाइट फॉल हुआ है, ये यहाँ पे नॉर्मल होगा, नॉर्मल. नाउ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास सरफेस, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है ग्लास सरफेस पे विथ पोलराइजिंग एंगल. इस एंगल को मैंने बोला है आईपी, एंड उसने आईपी दिया है 57.5 डिग्री. देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, मतलब इस इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे. अब देखो रिफ्रैक्टेड रे इधर होगा ना, ओके. इसको अगर हमने थोड़ा सा और प्रॉपरली ड्रॉ किया तो ये है आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल. ओके, नाउ ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इसको पोलराइजिंग एंगल बोला है आईपी, एंड उसका वैल्यू दिया है 57.5 डिग्री. ओके, अब देखिए इधर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, एंड ये इधर जाएगा रिफ्रैक्टेड रे. ओके, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, एंड ये है रिफ्रैक्टेड. ओके, अब देखो पोलराइजिंग एंगल है, ये जो एंगल है पोलराइजिंग एंगल है. अगर ये पोलराइजिंग एंगल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री. नाउ अब देखिए बचा ये एंगल,
वी नो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने देखा है कि आई इक्वल टू क्या रहता है, आर रहता है। जितना आई होगा उतना आर होगा। अगर ये आई पी है तो ये होगा फिर आर पी। ओके, फिर मुझे एंगल निकालना है ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का। मतलब मुझे पूरा एंगल निकालना है। अब ये पूरा एंगल मतलब कितना हुआ, आई पी प्लस आर पी प्लस 90 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल हो गया जो हमें पूछा गया है यहाँ पे। अब देखो आई पी कितना है, 57.5। आरपी जितना आईपी होगा उतना ही आरपी होगा। सो 57.5 प्लस दिस वन इज 90 डिग्री। अब सबका एडिशन कर दो, इट इज 205 आएगा। 215। इट इज 205, 205 डिग्री। याद रखो इसमें ऐसे लाइट आया है, ये नॉर्मल है। ये जो इंसिडेंट लाइट है इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इधर रिफ्रैक्ट हुआ, ये पोलराइजिंग एंगल है। मतलब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री एंगल है। आईपी जितना होता है उतना ही आरपी होता है। मुझे एंगल निकालना है इस लाइट के एंड इस लाइट के बीच का। मतलब ये पूरा एंगल मुझे निकालना है। मतलब ये कितना आएगा, आईपी प्लस आरपी प्लस 90 डिग्री। आईपी दिया है, जितना आईपी उतना ही आरपी प्लस 90 डिग्री। A transparent thin plate of Polaroid is placed on another similar plate such that angle between their axis is 30 डिग्री। मतलब दो प्लेट्स है यहाँ पे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ऐसे दो प्लेट्स उसने बोले हैं। ओके, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। द इंटेंसिटीज ऑफ द इमर्जेंट एंड द पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट विल बी इन द रेशियो ऑफ। ओके, इंटेंसिटीज ऑफ इमर्जेंट एंड पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट। मतलब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी एंड जो बाहर आया है उस लाइट का इंटेंसिटी, दोनों के बीच में रेशो कितना है, ये यहाँ पे उसने पूछा है। अब देखो ये जो दो यहाँ पे प्लेट उसने बोले हैं, ये फर्स्ट प्लेट है P1, ओके, और ये सेकंड प्लेट है समझो P2 जो इंक्लाइन है। ओके, अब देखिए यहां से लाइट आया है, जो लाइट यहाँ पे अंदर आ रहा है उसका इंटेंसिटी है समझो I। ओके, नाउ इसके इंटेंसिटी को हम बोलते हैं I0, फर्स्ट वाला है इसलिए। ओके, इसका इंटेंसिटी है I0। जब फर्स्ट पोलराइड से ये अंदर आता है ना, इसका इंटेंसिटी होता है हाफ। याद रखो इसका इंटेंसिटी कितना होगा, यहां से अंदर आने के बाद ये हो जाएगा हाफ, मतलब I0/2। ओके, देखिए ये अनपोलराइज लाइट बाहर से आया है, फर्स्ट प्लेट पे फॉल हुआ, इसका इंटेंसिटी हुआ, जब बाहर आया फर्स्ट प्लेट से इसका इंटेंसिटी हो गया हाफ, मतलब I0/2। अब देखिए सेकंड प्लेट जो है वो सीधा नहीं है, वो इंक्लाइन है। मतलब यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री। जब एंगल वहां पे मेंशन किया जाता है तो उसके लिए मैंने आपको एक लॉजिक बताया था। इसके बाहर जो लाइट आएगा उसका इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, उस लाइट को हम बोलते हैं आई डैश। आई डैश इक्वल टू, इसको कितना लाइट मिला इंटेंसिटी का, आई इंटेंसिटी का लाइट मिला, आई कॉस लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा रहता है। सो आई डैश इक्वल टू, आई कितना है I0/2 कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो ये आई डैश इक्वल टू दिस I0/2 कॉस 30 कितना रहता है, इट इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर। सो आई विल गेट हियर दिस आई डैश इक्वल टू I0 एज इट इज है डिवाइडेड बाय 2 into 3/4। ओके, सो I0 into 3 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो मुझे रेशियो किसका निकालना है, I डैश बाय I0।
मतलब ये आएगा 3/8. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. आप ये तरीका याद रखो. वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन. ये फर्स्ट प्लेट होता है. इस पे जो लाइट फॉल हुआ ना, बाहर से जो लाइट आया है उसका इंटेंसिटी है I0. अब यहाँ पे उसका पोलराइजेशन हो गया और बाहर जो लाइट निकलता है ना, तो वो इंटेंसिटी हो जाता है हाफ. अब इसके बाद में जो दूसरा प्लेट यहाँ पे रखा है वो टेढ़ा रखा है, इंक्लाइन है, थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री. ओके. अब इससे बाहर कितने इंटेंसिटी का लाइट आएगा? इस लाइट को हमने बोल दिया आई डैश. इसको कैसे निकालते? इसको जो इनपुट मिला है I इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. आप कितने भी प्लेट्स रखने दो आगे, उसको कंटिन्यूस सॉल्व करते जाओ बस. सो ये आई डैश इक्वल टू आई कितना है? I0/2 है. I0/2 इंटू दिस कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री. बस इसको सिंप्लीफाई करो, बाहर वाला इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा. इसके आगे और एक प्लेट रखा होगा तो कुछ एंगल पे उसका एंगल दिया जाएगा आपको, उसका इंटेंसिटी आपको निकालना पड़ेगा. कैसे? देखो, अगर इसका इंटेंसिटी आपको निकालना है, मैं उसको बोलूंगा आई डबल डैश. इसको कितना इंटेंसिटी मिला है अंदर? इसको आई डैश मिला है, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. बस इसको सॉल्व करते जाओ आगे. कितने भी प्लेट्स रखने दो, कितने भी पोलराइड रखने दो, इसको कंटिन्यूअसली आगे सॉल्व करते जाना. द क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टन मीडियम इज, क्रिटिकल एंगल दिया है. द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज, पोलराइजिंग एंगल. अब देखिए, पोलराइजिंग एंगल के बारे में हमें एक ही फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल टू टैन ऑफ आई पी, जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, जिसको हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं. अब देखिए, मुझे निकालना है पोलराइजिंग एंगल. सो आई पी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ न्यू. अब न्यू तो मुझे दिया नहीं है, पोलराइजिंग एंगल निकालना है, न्यू दिया नहीं है. अब न्यू निकालना पड़ेगा. अब देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल दिया है, क्रिटिकल एंगल जिसको हम बोलते हैं आईसी, क्रिटिकल एंगल. हमने ये कंसेप्ट 11th में देखा था. अब देखो, ये जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना दिया है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5. ओके. क्रिटिकल एंगल कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5. अब मुझे निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/साइन ऑफ आईसी. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/साइन ऑफ आईसी, हमने ये 11th में यूज किया है. सो 1/साइन ऑफ आईसी. आईसी कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5. साइन साइन इनवर्स कैंसल. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा. सो इट इज 5/3. सो आई गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर रख दो. सो आई पी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/3. अब इसका tan इनवर्स अगर आपने देखा तो आपको एंगल के टर्म्स में आंसर मिल जाएगा. पर यहाँ पे हमें एंगल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ tan दी है, tan इनवर्स ऑफ 5/3. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पे आपको याद रखना है म्यू इक्वल टू टैन ऑफ आई पी एंड म्यू इक्वल टू 1/साइन ऑफ आई सी. क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट एक बार आप टेक्स्ट बुक से देख लो. In the case of linearly polarized light, the magnitude of electric field vector is parallel to the direction of propagation, does not change with time,
इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम। अब देखिए इन केस ऑफ लीनियरली पोलराइज लाइट, एक लाइट है जिसका हमने लीनियर पोलराइजेशन किया है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो रहता है, अब देखो जब हम कोई वेव देखते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक कंसेप्ट देखा है एक्चुअली, वहां पे 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ओके, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ये प्रोपेगेशन है मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड इस डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसने पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में कैसे आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ना आप, वेव किधर जा रहा है, वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, नहीं। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअली ये यहां से बाहर आता है, ऐसे सीधे, ऐसे सीधे बाहर आता है अपने, जैसे हम देख रहे हैं अपनी आंखों की तरफ 90 डिग्री से बाहर आता है, पर हमें ये 2D सिस्टम पे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, इसलिए वो इधर क्रॉस दिखेगा। सो ऑप्शन ए तो नहीं है। डज नॉट चेंज विथ टाइम, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, लीनियरली तो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, क्योंकि ये वेव का फॉर्मेट देखिए सिनोसॉइडल है, ओके, मतलब एक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सिर्फ इंक्रीज नहीं होते रहेगा। एंड डेफिनेटली इट वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेरी होते रहता है, चेंज होते रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, आई दिया है 60 डिग्री, ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है। अब देखो उसने क्या बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल यहां पे दिखा रहा हूं, ये इंसिडेंट लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने बोला है 60 डिग्री। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, आई इज 60 डिग्री, इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड है, रिफ्रैक्टेड लाइट ऐसा होगा, ये रिफ्लेक्टेड है एंड ये है रिफ्रैक्टेड। ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो एंगल होता है यहाँ पे वो 90 डिग्री होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मुझे फाइंड आउट करना है, तो ग्लास मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना आएगा। अब देखिए वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके, सी ए बाय सी जी हम जनरली यहाँ पे यूज करते हैं, सी ए बाय सी जी, मुझे सी जी फाइंड करना है, सो सी जी इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब सी ए तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸, जो यहाँ पे होगा सी ए, यहाँ पे होगा सी जी, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस व्हाट, tan ऑफ आई पी, उसने पोलराइजिंग एंगल बोला है ना इसको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई बन जाएगा यहाँ पे आई पी, सो म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी, सो म्यू इक्वल टू tan ऑफ
60 डिग्री, आई थिंक tan 60 डिग्री आएगा √3. ओके, सो tan ऑफ 60 डिग्री इज √3. बस यहाँ पे रख दो √3. सो सी जी इक्वल टू √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर सी ए दिया है एंड दैट इन वाटर सी डब्ल्यू दिया है. पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, आईपी निकालना है पोलराइजिंग एंगल. अब देखिए पोलराइजिंग एंगल वर्ड आया तो मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू tan ऑफ आईपी यूज करना पड़ेगा. अब आईपी निकालना है, सो आईपी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ न्यू. आईपी इक्वल टू वो tan इनवर्स ऑफ न्यू. मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी ए बाय सी डब्ल्यू में यूज करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. अब देखिए सी ए दिया है 3 इंटू 10⁸, सी डब्ल्यू भी दिया है 2.2 इंटू 10⁸. जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज 1.36 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. नाउ आईपी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36. अब इसका tan इनवर्स अगर हमने देखा तो आई विल गेट द पोलराइजिंग एंगल डायरेक्टली, इट इज अप्रोक्सीमेटली 53.74 आता है. 53. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. The refractive index of medium is, if the nuclearized light is incident on it, polarizing angle of medium, the angle of refraction is, we have to find out angle of refraction. Now देखो यहाँ पे हमें एक लॉजिक यूज करना पड़ेगा. अगेन म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी, पोलराइजिंग एंगल उसने मेंशन किया है यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल, सो म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दिया है, सो आई पी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ न्यू, सो tan इनवर्स ऑफ √3. अब देखो tan इनवर्स ऑफ √3 आएगा 60 डिग्री, मतलब आईपी कितना आ गया, आईपी आ गया 60 डिग्री. पोलराइजिंग एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया. अब देखिए उसने पूछा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है. ओके, अगर आपको याद होगा या उस केस में तो आईपी प्लस दिस आरपी इक्वल टू 90 डिग्री रहता है, आईपी प्लस आरपी. अब देखिए ये रहता है यहाँ पे आईपी एंड ये रहता है यहाँ पे आरपी. ये आईपी प्लस आरपी जो रहता है ना, ये रिफ्लेक्शन का एंगल नहीं बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्शन का बोल रहा हूं. यहाँ पे उसने रिफ्रैक्शन का ही पूछा है. आईपी प्लस आरपी रहता है 90 डिग्री. ओके, सो उस हिसाब से ये आरपी आएगा 90 माइनस आईपी, सो आरपी को आना पड़ेगा 30 डिग्री, आरपी आएगा 30 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. This is the problem for homework. Take the screenshot.